आप देख रहे हैं अनाज अड्डा, जहां बात सिर्फ अनाज की कीमतों की नहीं बल्कि उन तमाम ग्लोबल संकेतों की होती है जो आने वाले दिनों में किसान, कारोबारी और बाजार तीनों की दिशा तय करते हैं। आज के अनाज अड्डा में तस्वीर काफी दिलचस्प है। एक तरफ रोमानिया में गेहूं, रैपसीड और जौ की रिकॉर्ड पैदावार ने यूरोपीय अनाज बाजार में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद जगाई है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में कॉर्न की फसल पिछले साल के रिकॉर्ड से नीचे रहने का अनुमान आया है। यानी ग्लोबल अनाज बाजार में एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन की खबर तो दूसरी तरफ मौसम की मार से फसल घटने का खतरा। और इसी बीच यूरोप से सरसों की फसल पर भी चिंता बढ़ गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मलेशिया ने भी कॉर्न को लेकर ऐसा कदम उठा दिया है जिसका असर आगे चलकर एशियाई फीड मार्केट और ग्लोबल कॉर्न ट्रेड पर दिखाई दे सकता है। तो आज के अनाज अड्डा में समझेंगे दुनिया के बड़े अनाज बाजारों में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले बात रोमानिया की। रोमानिया ने 2026 में अपने प्रमुख विंटर क्रॉप्स की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है। गेहूं का उत्पादन करीब 1 करोड़ 34 लाख टन रहने का अनुमान है। सरसों का उत्पादन करीब 35 लाख 20 हजार टन और जौ का 34 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी इन तीनों फसलों में रोमानिया ने अब तक का सबसे बड़ा उत्पादन दर्ज कर लिया है। पिछले साल गेहूं करीब 1 करोड़ 30 लाख टन था, जबकि सरसों 28 लाख टन और जौ करीब 30 लाख टन रोमानिया में हुआ था। इस बार फसल को सबसे बड़ा फायदा मिला मिट्टी में अच्छी नमी का। सितंबर 2025 से ही बारिश शुरू हो गई थी। सर्दियों में अच्छी बर्फबारी हुई और फिर बसंत में बारिश का सिलसिला जुलाई तक जारी रहा। यानी मौसम ने इस बार रोमानिया की विंटर क्रॉप्स का पूरा साथ दिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बदलाव भी हुआ। 2020 से 2025 के बीच सूखे का सामना करने के बाद किसानों ने अपनी रणनीति बदली। मक्का और सोयाबीन का रकबा घटाकर गेहूं और सरसों और जौ की तरफ रकबा बढ़ाया गया और इसका असर उत्पादन के आंकड़ों में आप साफ देख सकते हैं। लेकिन रोमानिया की मक्का की कहानी क्या कहती है, क्योंकि रोमानिया में मक्के का रकबा घटकर करीब 16 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि 2017 से 2022 के बीच औसत रकबा करीब 26.5 लाख हेक्टेयर था। यानी मक्के से किसानों का झुकाव दूसरी फसलों की तरफ मुड़ गया। फिर भी जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद थी, वहां किसानों ने मक्के की फसल के चक्र को अपनाए रखा। नतीजा ये हुआ कि कम रकबे के बावजूद रोमानिया में मक्के का उत्पादन 78 से 80 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। और अगर ये अनुमान सही रहा तो रोमानिया यूरोप के मक्का के बाजार में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब अमेरिका की तरफ जरा नजर डालिए, क्योंकि ग्लोबल मक्का मार्केट की असली धड़कन अमेरिका से आती है। अमेरिका में 2026 की मक्के की फसल पिछले साल के रिकॉर्ड उत्पादन से नीचे रहने की संभावनाएं लगाई गई हैं। प्रो फार्मर क्रॉप टूर के आंकड़े बाजारों के लिए काफी अहम है। अयोवा में औसत यील्ड करीब 193.98 बुशल प्रति एकड़ आंकी गई, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीब 198.43 बुशल था। मिनेसोटा में भी यील्ड पिछले साल के मुकाबले नीचे रहने का अनुमान है। लेकिन असली चिंता ये है कि वेस्टर्न कॉर्न बेल्ट की, क्योंकि ईस्टर्न अयोवा और मिनेसोटा में फसल की स्थिति बेहतर बताई गई है। लेकिन डकोटा, नेब्रास्का और वेस्टर्न अयोवा के कई इलाकों में सूखा और ज्यादा तापमान अमेरिका में फसल की क्षमता पर असर डाल रहा है। और यही वजह है कि अमेरिकी मक्का बाजार में मौसम सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। वहीं बारिश भी वहां पर दोधारी तलवार बनती दिखाई दी। सिर्फ सूखा ही समस्या नहीं रही, कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों के बह जाने की समस्याएं सामने आई। वहीं पॉलिनेशन के दौरान ज्यादा गर्मी ने मक्के के दाने बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया और कई खेतों में टिप बैग भी देखने को मिला। यानी भुट्टे के ऊपरी हिस्से में दाने पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए, जिसका सीधा असर वास्तविक उत्पादन पर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी कॉर्न फसल अभी भी मजबूत स्तर पर बनी हुई है, लेकिन बाजार की चिंता यह है कि क्या अमेरिका लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड फसल दे पाएगा। यही सवाल अब आने वाले दिनों में मक्का की कीमतों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। और अब एशिया से बड़ा संकेत, मलेशिया ने मक्के को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलनी शुरू कर दी है। मलेशिया, आपको बता दें, हर साल करीब 25 लाख टन मक्के का आयात करता है, जिस पर करीब 733 मिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं। लेकिन अब सरकार घरेलू मक्का उत्पादन बढ़ाने की योजना पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। पहले चरण में करीब 400 हेक्टेयर में मक्का लगाया जा चुका है।
पहली फसल 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है। शुरुआत में घरेलू उत्पादन सिर्फ 3 से 4% मांग को ही पूरा कर पाएगा, लेकिन लंबे समय में मलेशिया का ये ऑब्जेक्टिव अपनी मक्का सेल्फ सफिशिएंसी को 30% तक ले जाने का है। इसके लिए पेरलिस, सरावाका और दूसरे स्टेट्स में बड़े पैमाने पर खेती बढ़ाने की योजनाएं भी हैं, जिसका मतलब साफ है, एशिया के देश अब ग्लोबल मक्का सप्लाई पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में इंटरनेशनल मक्का ट्रेंड का पैटर्न पूरी तरह से बदल सकता है। अब आते हैं यूरोप की सबसे अहम खबर सरसों की तरफ, क्योंकि यूरोप से आने वाला नया अपडेट ग्लोबल ऑयल सीड मार्केट के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑयल वर्ल्ड के मुताबिक 2026 में यूरोपीय संघ का सरसों उत्पादन घटकर करीब 1.985 करोड़ टन रह सकता है, जबकि पिछले साल ये उत्पादन 2.51 करोड़ था, यानी करीब 66 लाख टन नहीं बल्कि लगभग 6.6 लाख टन की कमी का अनुमान है। और सबसे बड़ी वजह है कम यील्ड। यूरोपीय संघ में औसत सरसों यील्ड जो है वो करीब 3.12 टन प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यही यील्ड 3.35 टन थी। हालांकि रकबा करीब 24 लाख हेक्टेयर बढ़ा है और 63,70,000 हेक्टेयर हुआ है, लेकिन रकबा बढ़ने के बावजूद सरसों की यील्ड में गिरावट जो है वो उत्पादन को संभाल नहीं पा रही। जर्मनी में सरसों का उत्पादन करीब 38 लाख टन या उससे कम रहने का अनुमान है पिछले साल, जो कि 39,80,000 टन था। चेक रिपब्लिक में भी स्थिति और कमजोर बताई गई है। वहां भी यील्ड पिछले साल के मुकाबले करीब 16% नीचे है और उत्पादन में भी करीब 19% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। वहीं स्वीडन के लिए भी उत्पादन का अनुमान घटा दिया गया है और करीब 3,90,000 टन कर दिया गया है। हालांकि फ्रांस में उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन फ्रांस की बेहतर फसल दूसरे देशों में हुए नुकसान की पूरी भरपाई करती दिखाई नहीं दे रही। और यहीं से ग्लोबल ऑयल सीड मार्केट की तस्वीर दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ रोमानिया में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन, दूसरी तरफ यूरोपियन संघ के दूसरे बड़े उत्पादक देशों में सूखे की वजह से यील्ड पर दबाव। इसके अलावा यूक्रेन के एक्सपोर्ट को लेकर अनसर्टेनिटी और कनाडा के कैनोला की ऊंची कीमतें, इन सभी फैक्टर्स ने यूरोपीय सरसों बाजार को काफी सपोर्ट दिया है। यानी आने वाले दिनों में बाजार सिर्फ उत्पादन के आंकड़ों को नहीं देखेगा, बल्कि ये भी देखेगा कि किस देश से कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध होगा माल। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका में मक्का फसल रिकॉर्ड से नीचे रहती है, रोमानिया में गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होती है और मलेशिया कौन आयात पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करता है और यूरोप में सरसों की यील्ड पर मौसम का दबाव बढ़ता है, तो ग्लोबल अनाज और ऑयल सीड बाजार में आखिर किस फसल में सबसे ज्यादा तेजी की गुंजाइश बन सकती है? क्या मक्का में अमेरिकी मौसम का प्रीमियम वापस आ सकता है? क्या यूरोप की कमजोर सरसों फसल कैनोला और दूसरे ऑयल सीड बाजारों को सपोर्ट देगी? और क्या रोमानिया की रिकॉर्ड गेहूं फसल यूरोपीय एक्सपोर्ट मार्केट में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों पर दबाव बनाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मौसम, एक्सपोर्ट और नई फसल की वास्तविक पैदावार से मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि ग्लोबल अनाज बाजार में कहानी सिर्फ रिकॉर्ड उत्पादन की नहीं है। कहीं रिकॉर्ड फसल है, कहीं सूखा है, कहीं एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं हैं, तो कहीं देश अपनी घरेलू सप्लाई मजबूत करने में जुटे हैं। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल मार्केट का, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन से आ रही है एक खबर और इसका असर सिर्फ यूक्रेन के किसानों और क्रशर्स पर नहीं बल्कि सनफ्लावर ऑयल की इंटरनेशनल सप्लाई और कीमतों पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन फिलहाल हर महीने करीब 3 लाख टन वेजिटेबल ऑयल ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है। खास बात यह है कि ये मात्रा उस स्तर के करीब आधी है जो लॉजिस्टिक दिक्कतें शुरू होने से पहले एक्सपोर्ट हो रही थी। यानी कि दुनिया के बड़े वेजिटेबल ऑयल सप्लायर्स में शामिल यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर एक बार फिर से दबाव बनता दिखाई दे रहा है और अगस्त में यूक्रेन से रोजाना करीब 5 से 7 हजार टन सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा करीब 2 से 3 हजार टन सरसों और सोयाबीन ऑयल की शिपमेंट हो रही है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन का वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट करीब 8,000 टन प्रतिदिन के आसपास है। लेकिन असली परेशानी सिर्फ एक्सपोर्ट कम होने की नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के सामने जो असली समस्या है वो लॉजिस्टिक संकट है, जिसका सीधा असर अब सनफ्लावर सीड की खरीद पर भी पड़ता दिखाई दिया है।
जब क्रशर्स के पास तैयार तेल को बाहर भेजने के लिए पर्याप्त लॉजिस्टिक सुविधा ही नहीं है, स्टोरेज की कमी है, ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो क्रशर्स किसानों से ज्यादा मात्रा में सनफ्लावर सीड खरीदने से बच रहे हैं। यानी वो ज्यादा क्यों खरीदेंगे? और यही वजह है कि यूक्रेन में सनफ्लावर सीड की खरीद कीमतों पर अब दबाव देखने को मिल रहा है। यानी एक तरफ तेल की सप्लाई में दिक्कत और दूसरी तरफ कच्चे माल यानी सनफ्लावर सीड की खरीद पर दबाव। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ये लॉजिस्टिक संकट कितनी समय तक चलेगा। और आपको बता दें कि अनुमान तो ये है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में लॉजिस्टिक की स्थिति कुछ सामान्य हो सकती है। अगर ऐसा होता है और वेजिटेबल ऑयल का एक्सपोर्ट फिर से स्टेबल होता है तो क्रशर्स की सनफ्लावर सीड खरीद क्षमता भी सुधर सकती है और यही ग्लोबल सनफ्लावर मार्केट के लिए सबसे अहम संकेत होगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा आंकड़ा है। यूक्रेन में इस साल वेजिटेबल ऑयल का उत्पादन करीब 70 लाख टन तक पहुंच सकता है। वहीं घरेलू खपत करीब 3 लाख टन रहने का अनुमान है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन के लिए एक्सपोर्ट बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी बाजारों में जाना है। इसलिए अगर शिपमेंट लंबे समय तक बाधित रहे तो इसका असर सिर्फ एक्सपोर्ट आंकड़ों पर नहीं बल्कि सनफ्लावर सीड की खरीद, क्रशिंग मार्जिन और किसानों को मिलने वाले भाव पर पड़ सकता है। और अगर अगले 2-3 हफ्तों में लॉजिस्टिक सामान्य हो जाता है तो तस्वीर बड़ी तेजी से बदल भी सकती है। क्रशर्स की खरीद बढ़ सकती है, सनफ्लावर सीड की डिमांड सुधर सकती है और ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल सप्लाई में भी सुधार देखने को मिल सकता है। यानी यूक्रेन के वेजिटेबल ऑयल बाजार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उत्पादन नहीं बल्कि एक्सपोर्ट की क्षमता है। अब सवाल यह भी है कि क्या यूक्रेन की लॉजिस्टिक परेशानी ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल के भाव को सपोर्ट देगी? क्या किसानों के लिए कमजोर होती सनफ्लावर सीड खरीद कीमतें आगे चलकर रिकवरी दिखा सकती हैं? और अगर यूक्रेन का एक्सपोर्ट दोबारा तेज होता है तो क्या इससे भारत समेत ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल बाजार में सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव आएगा? इन सवालों पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगले 2 से 3 हफ्ते सनफ्लावर और वेजिटेबल ऑयल मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के अनाज अड्डा में इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही दिन भर जारी है।